1 2 3 स्टार्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रतिबंधित जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करते हुए उस पर पाबंदी लगाने की बात करके यही स्पष्ट किया कि वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का मोह त्याग नहीं पा रही है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि जो पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित है उस पर कांग्रेस फिर से पाबंदी कैसे लगाएगी। इससे बड़ा प्रश्न यह है कि उसे पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने की क्यों सूझी। यदि कांग्रेस की नज़र में बजरंग दल पीएफआई जैसा संगठन है तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की उसकी सरकारें क्या कर रही है। उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि बजरंग दल कर्नाटक में तो प्रतिबंधित करने लायक है लेकिन हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने के कारण कांग्रेस को बजरंग दल से शिकायत हो सकती है, लेकिन आखिर उसने उसे पीएफआई जैसा खतरनाक संगठन कैसे बता दिया। भले ही कांग्रेस ने यह समझा हो कि बजरंग दल को पीएफआई जैसा बताने से उसे चुनावी लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसने बैठे ठाले भाजपा को एक मुद्दा थमा दिया है। उसने जाने अनजाने यह भी रेखांकित कर दिया कि वह पीएफआई की देश विरोधी हरकतों को बहुत कम करके आंक रही है। शायद उसने इससे अनजान रहना ही बेहतर समझा कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई भारत को इस्लामिक देश बनाकर शरिया लागू करने के केवल सपने ही नहीं देख रहा था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए सक्रिय भी था। कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल को बजरंग दल की रीति नीति से असहमति हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर वह उसे पीएफआई के बराबर नहीं खड़ा कर सकता। इसमें हर्ज नहीं कि कांग्रेस यह कहे कि वह कर्नाटक में सत्ता में आने पर नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आखिर उसे ऐसा कहते हुए बजरंग दल का खास तौर पर उल्लेख करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आखिर इसके पीछे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण करने वाली नीतियों को अपनाकर कांग्रेस अपना अच्छा खासा राजनीतिक नुकसान कर चुकी है, लेकिन लगता है वह अभी भी यह समझने के लिए तैयार नहीं कि आज के समय में इस राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह बजरंग दल को पीएफआई जैसा बताया, उससे राहुल गांधी का वह आकलन स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राजनयिक से चर्चा करते हुए लश्कर और जैश सरीखे खूंखार आतंकी संगठनों से अधिक खतरनाक हिंदूवादी संगठनों को बताया था। लगता है कांग्रेस राहुल गांधी के उस सोच से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। भारतीय समाज में विवाह एक सामाजिक परंपरा है
लेकिन यह इस संबंध में बने कानून के दायरे में भी है। अगर किन्हीं कारणों से पति और पत्नी के बीच दरार आ जाती है और सुलह नहीं हो पाती तथा संबंध आखिर अलगाव के रास्ते की ओर बढ़ जाता है तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया रही है। उसमें अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले खास अंतराल भी तय किया गया है। मगर इस मसले पर जिस तरह की नई परिस्थितियां बन रही है और जैसी जटिलताएं उभर रही हैं उसके मुताबिक इस संबंध में नई व्यवस्था की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय पीठ ने अब विवाह विच्छेद या तलाक को लेकर यह व्यवस्था दी है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए निर्धारित 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है। जाहिर है अब अगर पति और पत्नी के आपसी रिश्तों में किसी भी वजह से आ गई दरार को ख़त्म कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो उसके हल के रूप में तलाक लेने के लिए पहले की तरह कम से कम 6 महीने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। शीर्ष अदालत ने इस बिंदु पर कहा कि पति पत्नी के बीच आई दरार को पाटना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी शादी को आपसी सहमति के आधार पर 6 महीने से पहले भी खत्म किया जा सकता है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के मुताबिक अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 6 महीने और अधिकतम 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। इसका उद्देश्य यह था कि तलाक के लिए अर्जी देने वाले दोनों पक्षों को अपने फैसले पर आत्मनिरीक्षण करने के निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। ऐसे मामले भी हैं जिनमें आपसी विवाद तात्कालिक तौर पर तो अलगाव की स्थिति पैदा करता है लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के साथ दोनों पक्षों के भीतर थोड़ी नरमी आती है और कभी अलग होने का फैसला बदल भी सकता है। ऐसी स्थिति में कानूनन पति और पत्नी के नए रुख के आधार पर ही अदालत का फैसला आता है। कई मामलों में तलाक का प्रस्ताव अदालत में पेश किए जाने के बाद कानूनी तौर पर निर्धारित प्रतीक्षा की अवधि कठिनाई बनती देखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद इस मसले की जटिलता थोड़ी आसान हुई है। यह छिपा नहीं है कि वक्त के साथ लोगों के सोचने समझने और खुद को बरतने का तौर तरीका बदला है। खासकर अगर पति और पत्नी के बीच किन्हीं वजहों से ऐसी दरार आ गई हो जिसके हल की कोई भी गुंजाइश न बची हो तो ऐसे में साल 1.5 साल की अवधि इंतजार करना बेमानी लगता है। कभी कभी एक पक्ष तलाक को अंतिम हल मानता है मगर दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में शीर्ष अदालत का ताज़ा फैसला नई दिशा देगा।
किसी भी सामाजिक बदलाव और इसके लिए लोगों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और उसका हल कई बार कानून के जरिए निकालना आसान होता है। स्टॉप।